Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. From today, we are going to start another subject of the LLB first year, that is legal language, writing and English, जनरल इंग्लिश. तो यहाँ पे आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी इन्हेंस होगी. आपको यहाँ पे लीगल डिक्शनरी को समझना है, लीगल जो लैंग्वेज होती है, बड़े सारी लीगल टर्मिनोलॉजी को आपको यहाँ पे समझना है, शब्दकोश जो है उनको यहाँ पे आपको समझना है, कानूनी शब्दकोश क्या है ये आपको समझना है. यहाँ पे किस तरीके से आप लॉ में राइटिंग्स करते हैं, किस तरीके से आप केस को बनाते हैं, प्लेंटिव कौन होता है, डिफेंडेड कौन होता है, किस तरीके से आप एक एप्लीकेशन को बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे. जनरल इंग्लिश जो है उसको यहाँ पे मेन फोकस किया गया है ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा हो सके. देखिए, लॉ की फील्ड है, लॉ की फील्ड में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल इम्पॉर्टेंट है. और चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो या आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, लेकिन ये कुछ बेसिक लीगल टर्मिनोलॉजी है, वोकेबलरी है जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से जो है अपने इस प्रोफेशन के साथ जो है जस्टिफाई कर सके. तो इस सब्जेक्ट का मेन पर्पस आपकी लीगल टर्मिनोलॉजी के ज्ञान को, आपकी नॉलेज को बढ़ाना है, ताकि आपको ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक लैंग्वेज जो है, जो कानूनी लैंग्वेज है, उसकी अच्छी समझ जो है आपको हो सके. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है. यहाँ पे बड़े सारे लीगल टर्म्स दी गई हैं और वन बाय वन हम लीगल टर्म्स को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है. ये सारी टर्म जो है ये लॉ से रिलेटेड है, इन्हीं को हम यहाँ पे समझेंगे. देखिए, सबसे पहले आपके पास अकम्प्लाइंस. अकम्प्लाइंस क्या होता है? वन कंसर्न विद अनदर और अदर्स इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस. जब किसी क्राइम को एक से ज़्यादा पर्सन करते हैं तो जो को ऑफेंडर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अकम्प्लाइंस बोलते हैं. तो क्राइम जो है जब एक से ज़्यादा पर्सन के थ्रू किया जाता है तो लीगल टर्मिनोलॉजी में उन सभी को जो है जो मिल के क्राइम करते हैं उनको अकम्प्लाइंस जो है बोला जाता है. वन कंसर्न विद अनदर और अदर इन कमीशन ऑफ ऑफेंस, जब एक जो है दूसरे का जुड़ा होता है किसी ऑफेंस को करने के लिए. एक्ट, तो एक्ट क्या होता है? एक लॉ होता है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया होता है, कॉम्पिटेंट लेजिस्लेशन ने बनाया होता है. जैसे कॉम्पिटेंट लेजिस्लेशन इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट है. तो पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं. तीसरा एक्यूज. एक्यूज कौन होता है? जिस पे आरोप लगे हैं. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि एक्यूज, आरोपी, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, वो कन्विक्टेड नहीं हुआ है. कन्विक्टेड का मतलब होता है कि जिस पे आरोप सिद्ध हो चुके हैं. अक्यूज का मतलब होता है जिस पे आरोप लगे हैं. अ पर्सन अगेंस्ट हुम एन एलिगेशन हैज़ बिन मेड दैट ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, कि उसने कोई अपराध जो है किया है. तो उसके सिर्फ उस पर चार्ज लगे हैं, उस पर सिर्फ एलिगेशन लगे हैं कि उसने कोई ऑफेंस किया है, तब उसको जो है एक्यूज्ड बोला जाता है. एडजर्नमेंट, स्थगन. अगर आप किसी भी कार्रवाई को, किसी भी सभा को जब स्थगित कर देते हैं तो उसको हम एडजर्नमेंट जो है बोलते हैं. एफिडेविट आपके पास. एफिडेविट क्या होता है? ये एक पर्सन की रिटन स्टेटमेंट होती है जिसको कि क्या बोला जाता है? डेपोनेंट बोला जाता है. और जो कि वॉलंटरली उसको स्वन करता है, उस पर शपथ अपनी देता है कि जो भी स्टेटमेंट उसने दी है वो सच है और वो उसको खुद ही साइन करता है. तो एफिडेविट में जनरली क्या होता है? आप कुछ रिटन स्टेटमेंट देते हैं और जब आप नीचे साइन करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है डेपोनेंट. इट मीन्स कि जो एफिडेविट पे जो साइन करता है वो कौन होता है? डेपोनेंट होता है. और उसने उसमें एक अपनी रिटन स्टेटमेंट दी होती है कि, और वो बोलता है, उसको अफर्म करता है कि जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ वो सच है. अगर वो स्टेटमेंट कल को सच नहीं निकलती है तो ऑन द बेसिस ऑफ सच एफिडेविट उस पर जो है लीगल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है. तो रिटन स्टेटमेंट इन द नेम ऑफ द पर्सन कॉल्ड द डेपोनेंट बाय whom it is voluntarily signed and sworn और अफर्म, जो उसको शपथ देता है या फिर उसको वो अफर्म करता है उसको. नेक्स्ट है अपील. तो जब एक प्रोसीडिंग जो होती है जो सुपीरियर कोर्ट में ली जाती है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट. अ प्रोसीडिंग टेकन बिफोर अ सुपीरियर कोर्ट और अथॉरिटी फॉर रिवर्सिंग और मॉडिफाइंग द डिसीजन कोर्ट और अथॉरिटी ऑन ग्राउंड ऑफ एरर. तो जनरली अपील क्या होता है? जब किसी सुपीरियर कोर्ट में जो है आप अपील करते हैं अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, और आपका पर्पस क्या होता है? उस डिसीजन को बदलने का, रिवर्स करने का या फिर मॉडिफाई करने का. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अब अपील बोलते हैं. एवर्टमेंट क्या होता है? कोई भी बहाना. जब आप कोई बहाना देते हैं, किस तरीके का बहाना अगर को आप लगाते हैं तो उसको एवर्टमेंट जो है बोला जाता है. चैम्पेटरी क्या होता है? चैम्पेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. जहाँ पे अगर किसी पर्सन के पास पैसे नहीं है और दूसरे पर्सन ने उसकी कोई
जो प्रॉपर्टी अपने पास रख ली है और वो हेल्पलेस है, उस कंडीशन में जब उसके पास एडवोकेट को अपॉइंट करने के पैसे नहीं हैं तो एडवोकेट उसको बोलता है ठीक है मैं आपका केस लड़ूंगा, लेकिन जब आपको वो प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी उसका कुछ परसेंट जो है मुझे चाहिए। इसको बोलते हैं चैम्पटरी। देखिए जहाँ पे द ऑफेंस ऑफ असिस्टिंग suit in which one is not naturally interested with a view receiving a share in the disputed property। तो जहाँ पे ये ऑफेंस इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो एक्ट होता है ये इंग्लैंड में ऑफेंस होता है, इंडिया में ये ऑफेंस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसको ऑफेंस लिखा गया है। यहाँ पे जनरली होता क्या है, जब आपका उस केस से कोई लेना देना नहीं होता है लेकिन आप उनमें से एक पार्टी को असिस्ट करते हैं और उसके बदले में उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का कोई शेयर डिमांड करते हैं। मान लीजिए ए जो है एक जो है डाइवोर्स्ड वुमेन है, बी एक ऐसा पर्सन है जिसने ए की कुछ प्रॉपर्टी को जो है अपने पास रख लिया हुआ है, तो ए की कुछ प्रॉपर्टी बी के कब्जे में है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अब ये हेल्पलेस है, अब ये प्रॉपर्टी इस बी से छुड़वा नहीं सकती है, लेकिन क्योंकि ये हेल्पलेस है, इसके पास इतने फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं है, ये किसी सी एडवोकेट को अपॉइंट करती है लेकिन सी उसको बोलती है कि मैं आपको उधार में पैसे दे दूंगी बाद में, आप मेरा केस लड़िए। सी बोलता है आपको कहीं पे कोई उधार लेने की ज़रूरत नहीं है या मुझसे उधार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका केस जो है वो फाइट करूंगा। जब भी आप बी के पास जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी आप जीत जाते हैं, केस में आप सक्सेस हो जाते हैं, तो उसका 20% मुझे दे दीजिएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, चैम्पटरी बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल क्या होता है, ऐसा केस जिसका संज्ञान जो है पुलिस ले सकती है, कोर्ट ले सकती है, जज ले सकता है, जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट हैं कि केस को सुना जा सकता है, हेयर किया जा सकता है। जैसे कॉग्निजेंस, आपने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सुने होंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहाँ पे पुलिस जो है विदाउट द वारंट जो है किसी को अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई केस बनता है या कोई ना कोई ऐसा क्राइम वहाँ पे हुआ है। इसके अलावा कंसेंट, जब आप अपनी इच्छा जो है जाहिर कर देते हैं, अ कंकरेंस ऑफ अ विल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंट बोलते हैं। एविक्शन, तो जब लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद कभी भी लैंडलॉर्ड जो है किसी टेनेंट को निकाल देता है तो उस एक्ट को क्या बोलते हैं, एविक्शन बोलते हैं। तो घर से बेदखली उसकी कर देना, एक टेनेंट की जो बेदखली जो है घर से कर दी जाती है जो उसने किराए पे ले रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एविक्शन बोलते हैं। इजेक्शन हम बोल सकते हैं। इसके अलावा हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन क्या होती है, एक प्लेज होता है जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी किसी की सिक्योरिटी में रख देते हैं और जो है उसके बदले में कुछ पैसे जो है आप ले लेते हैं। तो बैंक में जब आप आजकल आपने देखा होगा बाइक जो है, गाड़ी जो है फाइनेंस कराते हैं, तो वहाँ पे भी हाइपोथिकेशन ही जनरली होती है। इनहेरिटेंस क्या होता है, उत्तराधिकार। जो आपका प्रॉपर्टी, जो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें जो आपका अधिकार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, उत्तराधिकार बोलते हैं। सक्सेस बाय द डिसेंट। डिसेंट कौन होता है, आने वाली पीढ़ी है। तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो मेरे आगे बच्चे होंगे, वो मेरे प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होंगे, उत्तराधिकारी होंगे। इसके अलावा इनटेस्टेड, जब कोई भी पर्सन जो विदाउट मेकिंग विल और गिफ्ट खत्म हो जाता है, कोई वसीयत नहीं बना जाके जाता अपनी प्रॉपर्टी की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनटेस्टेड पर्सन जो है बोलते हैं। इसके अलावा है आपके पास इन्यूडो, किसी तरीके का कोई डेप्रिशिएटरी रिमार्क किसी पे कर देना जिससे डिफामेशन हो सकती है, कुछ गलत एलिगेशन किसी पे लगा देना, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्यूडो बोलते हैं, वक्रोक्ति बोलते हैं। जजमेंट, किसी भी जुडिशल कोर्ट का कोई भी जो डिसीजन होता है, द जुडिशल डिसीजन और ऑर्डर इन द कोर्ट, अ जुडिशल डिसीजन और ऑर्डर और प्रोनाउंसमेंट ऑफ द बाय द कोर्ट। अगर कोई भी जुडिशल डिसीजन किसी कोर्ट के थ्रू दिया जाता है या कोई भी जुडिशल डिसीजन या कोई भी ऑर्डर जो है किसी कोर्ट के थ्रू प्रोनाउंस किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जजमेंट जो है यहाँ पे बोलते हैं। लिजिटिमेसी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बच्चा जो है जायज़ होता है, एक माँ बाप की वैलिड मैरिज हुई है और उस वैलिड मैरिज से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम जो है लिजिटिमेट चाइल्ड या लिजिटिमेसी उसको बोलते हैं। लीन क्या होता है, जब आपने किसी सेकंड पर्सन से कुछ लेना है और आपके पास उसकी कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है, तो आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, अपने पास कब्जे में ले लेते हैं, अपने पोजेशन में ले लेते हैं, जब तक कि आपके पैसे जो है वापस नहीं होते हैं। मान लीजिए ए ने बी से कोई उधार लिया है,
और बी को इसके बदले में अपनी एक गोल्डन रिंग जो है उसने दे दी है, और जब तक अब ए इसके पैसे वापस नहीं करेगा तब तक बी जो है अब उसकी गोल्डन रिंग अपने पास रख सकता है। ठीक है जी, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेलाफाइड, गलत इंटेंशन जो है होती है, बैड फेथ जो होता है, गलत इंटेंशन, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलाफाइड बोलते हैं। मेंटेनेंस क्या होता है, भरण पोषण, जब कोई केस कोई चला होता है, कोई सूट जो है हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स से रिलेटेड या फिर बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड, तो उस टाइम पे जो पार्टी साउंड होती है, जो पैसे कमा रही होती है, वो दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, उसी को हम बोलते हैं भरण पोषण। मेंटेनिंग सब्सिस्टेंस, कुछ भी भरण पोषण जो उसको प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि वो डिपेंडेड है इसलिए उसको जो है सब्सिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं मेंटेनेंस बोलते हैं। माइनर, जिसकी एज अभी 18 ईयर की नहीं हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी एज क्या है, 18 साल है। इसके अलावा आपके पास प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या होता है, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी स्टैट्यूट का, ऑर्डिनेंस का, रेगुलेशन का, किसी भी स्टेट का या देश का कोई कानून बनता है या ऑर्डिनेंस होता है, उसका कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जहाँ पे उस कानून को बनाने का, उस ऑर्डिनेंस को बनाने का, उस लॉ को बनाने का रीज़न दिया होता है, इंटेंट टू लॉ द रेगुलेशन, उसको हम बोलते हैं प्रेम्बल। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल लिखा हुआ, और प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग जो है अपने देश को क्या क्या बनाना चाहते हैं, हम उसको सॉवरन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, ये सारा जो है उसको बनाना चाहते हैं। तो आप ऐसे जो प्रेमल होता है कि ऐसे इंट्रोडक्टरी वर्ड होते हैं जिससे आप उस लॉ को बनाने की इंटेंशन अपनी जो है वहाँ पे क्लियर करते हैं। रिमांड क्या होता है, रिमांड में जब किसी भी क्रिमिनल केस में जब कोई भी मजिस्ट्रेट जो है किसी पर्सन को पुलिस कस्टडी में भेज देता है फॉर सम टाइम, जो कि 15 दिन से ऊपर नहीं हो सकती, आगे आप पढ़ेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिमांड बोलते हैं। देखिए किसी को भी अरेस्ट दो तरीके से किया जा सकता है, या तो उसकी जुडिशियल अरेस्ट होगा या फिर उसका जो है पुलिस अरेस्ट होगा। तो पुलिस अरेस्ट में जो है उसको थोड़े टाइम के लिए जेल में भेजा जाता है ताकि उससे जो है कुछ एविडेंस जो है, विटनेस एविडेंस जो है निकाले जा सके। द एक्ट ऑफ सेंडिंग बैक अ प्रिजनर इनटू द कस्टडी, द एक्ट ऑफ सेंडिंग बैक अ केस और सूट और एन अपील टू अ लोअर कोर्ट ऑन अथॉरिटी फॉर द रीहियरिंग, तो रिमांड जो हम इस चीज़ को बोलते हैं। आगे है रिपील, किसी भी लॉ को एब्रोगेट कर देना, ख़त्म कर देना, उसको हम रिपील बोलते हैं। रेस्ट जुडिकाटा का मतलब होता है अ केस अ सूट ऑलरेडी डिसाइडेड, ऐसा सूट जिसको एक कोर्ट में ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है, तो वन डिसीजन इज़ इनफ फॉर वन सूट, किसी भी केस के लिए आप उसी जो ऑलरेडी कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, आप उसी मैटर को लेकर फिर से उसी कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जो ऊपर कोर्ट वाली कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो वो गलत है। तो रेस्ट जुडिकाटा का मतलब होता है कि जो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसको फिर से कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं होती है, अ केस और सूट ऑलरेडी डिसाइडेड। रिस्पॉन्डेंट कौन होता है, जिसको अगर उसके अगेंस्ट कोई पटिशन लगी है या उसके अगेंस्ट कोई केस बना है, तो जब दूसरी पार्टी जो उसका जवाब देती है उसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्डेंट। द पार्टी कॉल्ड अपॉन टू रिस्पॉन्ड और आंसर अ पटिशन, जिसका पटिशन का जवाब देने के लिए जिसको बुलाया जाता है उसी को हम रिस्पॉन्डेंट बोलते हैं। रेस्टिट्यूशन क्या होता है, जो पहले वाली सिचुएशन है उसको उस पर्सन को फिर से उसी वाली सिचुएशन में लेके आ जाना। द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग और कंडीशन ऑफ बीइंग रिस्टोर्ड, रेस्टोरेशन ऑफ अ पर्सन, थिंग और इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स फॉर्मर पोजीशन, स्टैट्यूट और फॉर्म, तो जो उसकी पहली वाली पोजीशन है उसी पोजीशन में आपको वापस लेके आना क्या क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे आपने हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 पढ़ा है, सेक्शन 9 में क्या है, वहाँ पे रेस्टिट्यूशन और कंजुगल राइट है, तो दाम्पत्य अधिकारों की फिर से स्थापना करना। एक पार्टी दूसरी पार्टी को बिना किसी रीज़न के छोड़ के चली जाती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है और बोल सकती है कि इसको मेरे पास वापस भेजिए, तो जो मेरी सिचुएशन इस एक्ट से पहले थी उसी सिचुएशन में मुझे फिर से लेके आइए, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन यहाँ पे बोलते हैं। स्टैट्यूट क्या होता है, ये कोई कानून होता है, अ रिटन लॉ एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कस्टमरी लॉ, ऐसा रिटन लॉ, तो जो आपने कानून बनाया है, जिसको आपने लिखा है, रिटन कानून जो होते हैं, जो कस्टमरी लॉ से अलग होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूट बोलते हैं, जो किसी विधान पालिका ने बनाए होते हैं। अल्ट्रा वायरस, अपनी शक्ति, जो आपको जो अथॉरिटी दी गई है उसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करना या एक्सेस यूज़ उसका करना, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। बियॉन्ड वंस पावर अथॉरिटी, तो जो काम जो उसकी अथॉरिटी में नहीं था, जो उसकी पावर में नहीं था, वो जो अगर वो काम करता है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। विस मेजर, जो सुपीरियर फोर्स, भगवान की कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो सुपीरियर फोर्स में आती हैं, भगवान देवी देवताओं की जो है उसमें माना जाता है कि ये कानून उनके थ्रू बनाए गए हैं। वाइडेबल का क्या मतलब होता है, वाइडेबल ऐसा कानून,
ऐसा कोई भी एक्ट जिसको आप वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं, जो कि शुरू से ही वॉइड नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल बोलते हैं। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, वहाँ पे आपने देखा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल और वैलिड हो सकते हैं। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो वैलिड हैं, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंसी। अगर ये सब होता है तो एक्ट जो है वो क्या है, वैलिड है। अगर ऐसे में से कोई एक्ट नहीं होते हैं, जैसे फ्री कंसेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो हमेशा वॉइडेबल रहते हैं। मान लीजिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंसेंट वहाँ पे नहीं थी, लेकिन बाद में आपको लगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप उसको रेक्टिफाई करके उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वैलिड कर सकते हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका आपको उसको आप वॉइड भी कर सकते हैं या फिर आप उसको वैलिड भी कर सकते हैं, जो कि शुरू से वॉइड नहीं होता है, ये बाद में वैलिड या वॉइड किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी भी पार्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की जो समरी होती है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। बाय इलेक्शन, तो एन इलेक्शन टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, कई बार आप इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन होने के बाद जो है जैसे मान लीजिए गांव में इलेक्शन होता है, पंचायत का इलेक्शन, वहाँ पे प्रधान और बाकी पंच जो है उनका इलेक्शन हो जाता है। अभी 2 साल ही हुए थे कि वहाँ पे प्रधान की डेथ हो जाती है, तो उस प्रधान की कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए जो इलेक्शन करवाए जाते हैं ना, उसको हम बाय इलेक्शन बोलते हैं। तो एन इलेक्शन टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। और अब इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 2 साल पहले वाला वो प्रधान कर चुका है, बाकी 3 साल बचे हैं, क्योंकि पंचायत का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, तो 3 साल ही वो काम करेगा। तो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्शन कराया जाता है उसको हम बाय इलेक्शन बोलते हैं। कन्फेशन, अगर आप किसी अपने ऑफेंस को या अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्नॉलेज कर लेते हो, तो उसको हम कन्फेशन बोलते हैं। द एक्शन ऑफ कन्फेसिंग और एक्नॉलेजिंग वन ऑन गिल्ट, जो आप अपने अपराध को, अपने दोष को आप खुद ही मान लेते हो, तो उसको हम कन्फेशन बोलते हैं। फिड्यूशियरी रिलेशन इन ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, ऐसे रिलेशन जहाँ पे आपका ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, उन रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे फादर सन का रिलेशन, फादर डॉटर का रिलेशन, एडवोकेट क्लाइंट का रिलेशन, ठीक है जी, शॉपकीपर कस्टमर का रिलेशन, या फिर जितने भी रिलेशन जहाँ पे भी ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट और ट्रस्टी के रिलेशन जो भी होते हैं उनको हम फिड्यूशियरी रिलेशन जो बोलते हैं। मॉरल टर्पिट्यूड का नैतिक पतन जब किस चीज़ का हो जाता है तो उसको मॉरल टर्पिट्यूड बोलते हैं। आईपीसी में इसको डिफाइन किया गया है। तो ये जितने भी क्राइम्स होते हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया या थेफ्ट हो गया, ये इंडिकेशन होते हैं कि मॉरल पतन जो है, नैतिक पतन जो है हो चुका है। रिव्यू क्या होता है, रिव्यू आप अपने किसी चीज़ को फिर से रिव्यू करते हैं। आपके, अगर हम इसको लीगल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखें तो कोर्ट ने कोई भी डिसीजन किया हुआ है और आपको वो डिसीज़न पसंद नहीं आता है या आप उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो आप कोर्ट को फिर से उस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए बोल सकते हैं। तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो रिव्यू जो है कोई भी कोर्ट जो है कर सकती है। रिवीजन, तो रिवीजन भी क्या है, द एक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेन इन ऑर्डर टू रिमूव द मिस्टेक। तो रिवीजन जनरली अगर हम लॉ परस्पेक्टिव से देखें तो हाई कोर्ट करती है, और वो उस कंडीशन में करती है जब जो डिसीज़न लोअर कोर्ट ने दिया है उसमें कोई मिस्टेक है या उसमें कोई डिफेक्ट है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो है रिवीजन जो है जनरली किया जाता है। रिवोकेबल, तो कैपेबल ऑफ बीइंग रिवोक्ड, ऐसा कोई भी काम जिसको आप रिवोक कर सकते हैं, जैसे विल को आप तोड़ सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, या विल जो है और ऑलरेडी कर दी जा चुकी है, तो जब आप जिस पर्सन को वो वसीयत देना चाहते थे वो एज़ पर आपकी क्वालिटी ठीक नहीं निकलता है, तो आप उस विल को ख़त्म करके एक नई विल बना देते हैं, तो ऐसे एक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिवॉक बोलते हैं। तो ये आपके पास कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कुछ और लीगल टर्मिनोलॉजी। थैंक यू सो मच।